वेलकम टू गया गाइडेंस प्रोग्राम। माई सेल्फ डॉक्टर संजय प्रसाद भदानी, +2 टीचर, बोध गया हाई स्कूल। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का जीव जनन कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों, सबसे पहला बात यह है कि जीव किसको कहते हैं। जीव मतलब होता है पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव प्राणी जिनका शरीर कोशिकाओं का बना होता है, जिनमें लाइफ होता है, उनको जीव कहते हैं, लिविंग थिंग्स कहते हैं, जिनका शरीर कोशिकाओं का बना होता है। अब दूसरी बात यह है कि जो विषय हम पढ़ रहे हैं इसमें जीवों का अध्ययन करते हैं। जीव का अध्ययन कौन से विषय में करते हैं? इसको बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं बच्चों? जीवों का अध्ययन करते हैं। और हम लोग का जो भी जीव हो उनका शरीर किसका बना है बच्चों? कोशिका का बना है। और कोशिका में क्या खासियत है कि हर कोशिका में स्वतंत्र जीवन जीने की क्षमता होती है। बैक्टीरिया है, अमीबा है, एक कोशिकीय जीव है। जितनी सारी गतिविधियां जैव प्रक्रम हमारे शरीर में हो रही है वो सारे प्रक्रम उनके शरीर में भी होती है। उसी प्रक्रम में, जैव प्रक्रम में एक प्रक्रम है जनन। जनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, अपने जैसा पैदा करना। जैसे पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, ये ऐसे जो प्रक्रम है अगर ये बंद हो जाएंगे तब अस्तित्व जो है हमारा, हम मर जाएंगे। लेकिन अगर हम जनन नहीं करेंगे, रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, हम मर नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे आने वाले जो वंशज हैं वो धरती पर नहीं रहेंगे। हमारे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जीव जनन करते हैं। पहला पॉइंट क्या है बच्चों कि जीव जनन क्यों करते हैं साहब? तो जीव जनन करते हैं अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जीव जनन करते हैं। और अपने अस्तित्व को बनाने के लिए जब जीव जनन करते हैं तो क्या करते हैं? अपने जैसे बच्चों का सृजन करते हैं। आपके बाल बच्चे होते हैं, सृजन करते हैं जो बहुत सीमा तक उनके समान होते हैं। इसलिए कहते हैं लाइक बिगेट्स लाइक। आदमी का बच्चा आदमी, कुत्ता का बच्चा कुत्ता, हाथी का बच्चा हाथी होता है बच्चों। और तीसरी बात क्या कहते हैं कि जनन करने में, बाल बच्चे पैदा करने में कहावत है कि अत्यधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये कहता है बच्चों कि अपने जैसा अविकल्प तैयार करने में, अपने जैसा संतति को पैदा करने में, उसी के जैसा कहता है कि ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ता है। और वो ब्लूप्रिंट जो होता है उसी के समान, जैसे मैं हूं तो मेरे बाल बच्चे का जो ब्लूप्रिंट होगा वो भी समान होना चाहिए। अब ये जो कंसेप्ट है ब्लूप्रिंट तैयार कहाँ होता है? ये तैयार होता है डीएनए में। अब डीएनए क्या है बच्चों, इस बात को समझो कि मानव शरीर या कोई भी जीव जो है, चाहे वो पौधे हों या जानवर हों या सूक्ष्म जीव प्राणी, उनका शरीर कोशिकाओं का बना। और कोशिका के अंदर क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं। और केंद्रक के भीतर क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। और गुणसूत्र किससे बना है? डीएनए से बना है, जिसको जीन भी कहते हैं। और वो डीएनए जिसको डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, वो डीएनए किससे बना बच्चों? नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट और शुगर से बना बच्चों। ये कंसेप्ट क्लियर कर लो। उस डीएनए में क्या होता है? आनुवंशिक गुणों का संदेश छिपा होता है। प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है बच्चों। ये बात को दिमाग में रख लो। अगर उस डीएनए में पढ़ते हैं बच्चों कि जो है डीएनए जो है मैसेंजर आरएनए का निर्माण करता है। और मैसेंजर आरएनए जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। और प्रोटीन जो है अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। अगर प्रोटीन की संरचना में विभिन्नता आएंगी तो वो जीव भी बदल जाएगा। उसी के बात को यहाँ पे कहता है कि डीएनए में आनुवंशिक गुणों का संदेश छिपा होता है। उसमें प्रोटीन संश्लेषण होती सूचना निहित होती है। और विभिन्न सूचनाओं के लिए अलग अलग तरह के प्रोटीन भी अलग अलग होती है बच्चों। इस बात को ध्यान लगाओ। अब कहता है क्या है कि कोशिका के केंद्रक में डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। अगर सूचनाएं अलग अलग होगी तो उनमें प्रोटीन भी भिन्न भिन्न होगी, या प्रोटीन अगर भिन्न होगी तो उससे जो सूचना जो आएंगी वो भी अलग अलग होगी। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये दिमाग रखना कि जनन की मूल घटना में क्या है? डीएनए की प्रतिकृति बनना है। हमारे शरीर से कहता है कि माता पिता अपने बच्चों को क्या देते हैं? माता पिता अपने बच्चों को मात्र एक कोशिका देते हैं। उस कोशिका में भी क्या जाता है? उस कोशिका में जो है मात्र जो है क्रोमोसोम का आदान प्रदान होता है।
कहते हैं बच्चों कि क्रोमोजोम वह गाड़ी है जिस गाड़ी पर बैठा सवारी जो है वो जीन है, डीएनए है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। और उस डीएनए में सारी आनुवंशिक सूचना जो है छिपी रहती हैं। क्या प्रोटीन बनना है, सारी सूचनाएं उसमें इंगित रहती हैं बच्चों। अब क्या कहता है कि जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनना है, जिसको रिप्लिकेशन कहते हैं। और बच्चों ये दिमाग में रख लो कि जो पूरा मानव शरीर है, कोई भी जीव का जो शरीर होता है, दो तरह की कोशिकाओं से बनता है। एक को सोमैटिक सेल कहते हैं, एक जर्म सेल कहते हैं। और ये कंसेप्ट क्लियर कर लो बच्चों कि हर स्पीसीज में, हर प्राणी में जो क्रोमोजोम की संख्या होती है, गुणसूत्र की संख्या होती है, वो निश्चित होती है। अगर क्रोमोजोम की संख्या में बदलाव होगा तो वो जाति बदल जाएगी। जैसे हम मानव के प्रत्येक कोशिकाओं में 46 क्रोमोजोम होते हैं बच्चों। अगर 46 से 48 क्रोमोजोम हो जाएगा, 2 क्रोमोजोम बढ़ जाएगा तो वो आलू हो जाएगा, और 4 क्रोमोजोम घट जाएगा तो वो चूहा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि क्रोमोजोम की संख्या में कोई बदलाव नहीं होना है। और कहता क्या है कि जिस प्राणी में 2 क्रोमोजोम होते, फुल सेट ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, जिसको डिप्लॉयड भी कहते हैं, 2n भी कहते हैं, उसको हैप्लॉयड बनने के लिए मियोसिस की क्रिया होती है। सेल डिवीजन में 2 तरह के सेल डिवीजन होते हैं, एक माइटोसिस, एक मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोजोम की संख्या आधी होती है। और जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लैंगिक जनन करते हैं, नर और मादा का जहाँ संयोग होता है, जिससे बच्चे पैदा होते हैं, तो दोनों की जो जनन कोशिका में जो स्पर्म है और ओवा जो है, दोनों में हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोजोम होना चाहिए। क्योंकि पिता की तरफ से 23 क्रोमोजोम आए, माता की तरफ से 23 क्रोमोजोम आए, दोनों आपस में मिलकर 46 क्रोमोजोम की संख्या जब तक निश्चित नहीं होगी तब मानव का निर्माण नहीं होगा। क्रोमोजोम की संख्या में बदलाव होगा तो जाति ही बदल जाएगी। क्या कहे आपको, 46 से 48 होगा तो आलू हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या कहता है कि डीएनए की प्रतिकृतियां कहाँ बनती हैं, रिप्लिकेशन जो होता है उसका फोटोकॉपी उसका कहाँ बनता है, वो जनन कोशिकाओं में बनता है। और आगे क्या कहता है बच्चों, आगे क्या कहता है कि संतति कोशिकाएं, 2 बच्चे जब होते हैं, एक माता पिता के 2 बच्चे होते हैं, तो उनमें असमानताएं होती हैं, विभिन्नताएं होती हैं। और वो विभिन्नताएं क्या है, जैव विकास का आधार है। वो क्या है बच्चों, जैव विकास का आधार है। और ये विभिन्नताएं जो है उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए उपयोगी है। और तीसरी बात कहता है, अपनी जन्म क्षमता का उपयोग कर जीव जो समय परितंत्र में स्थान ग्रहण करते हैं, इकोसिस्टम में। ये जानकारी हासिल कर लो बच्चों कि जो जितने छोटे प्राणी होंगे, बैक्टीरिया में रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा तेज़ी से होता है। जबकि हम मानव जो है एक बार जो है 9 महीने में 1 से 2 बच्चे का पैदा करते हैं बच्चों। बांस का पेड़ जो अपने जीवन में मात्र 1 बार संतान पैदा करता है। नील कुरंजी नाम का जो पौधा है 12 साल में 1 बार अपना बच्चा पैदा करता है बच्चों। तो ये कहता है कि जनन क्षमता जो है हर प्राणी में अलग अलग होता है। इस बात को ध्यान में रखो बच्चों। जीनों में जनन की 2 विधियां हैं, एक लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन। लैंगिक को कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक को कहता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों में क्या फर्क है साहब? तो लैंगिक जनन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स भाग लेते हैं, एक को मेल कहते हैं, एक को फीमेल कहते हैं। और अलैंगिक जनन में एक पेरेंट्स भाग लेते हैं, यूनिपेरेंटल होते हैं, ये बाई पेरेंटल होते हैं। दूसरी बात क्या है कि लैंगिक जनन में जर्म सेक्स सेल का, गैमेट्स भी कहते हैं, सेक्स सेल भी कहते हैं, जर्म सेल भी कहते हैं, उनका प्रोडक्शन होता है। नर जो सेक्स सेल पैदा करते हैं उसको स्पर्म करते हैं, और लड़कियां जो पैदा करती है जिनका सेक्स सेल है, जर्म सेल है, गैमेट्स हैं, फीमेल गैमेट कहते हैं, उसको ओवा कहते हैं बच्चों। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीवन विभिन्नताएं सबसे अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा कि लैंगिक और अलैंगिक में विभिन्नताएं ज्यादा किसमें पाई जाएगी, तो लिखिएगा लैंगिक जनन में विभिन्नता ज्यादा पाई जाती है बच्चों। अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है कि एकल जीवों में जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, उनमें क्वेश्चन पूछेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ये सेक्सुअल होगा, लैंगिक होगा कि अलैंगिक होगा, तो क्या बोलेगा, उनमें अलैंगिक जनन के द्वारा उनमें रिप्रोडक्शन होता है। जबकि जो हायर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं,
एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, मानव होते हैं, उनमें जो है नर और मादा होते हैं, और जो है तो लैंगिक जनन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है बच्चों। अलैंगिक जनन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से टाइप्स हैं बच्चों? इसमें कहता है विखंडन, बहुखंडन, पुनर्जनन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन और बीजाणु संग होता है बच्चों। इसको कहते हैं बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, रीजनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और स्पोर्युलेशन के द्वारा ये जो है टाइप्स है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। दूसरी बात कहता है ये है कि पौधों में जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। जड़ से, तना से, पत्तों से उनमें जो है नए नए पौधों का जो है जन्म होता है बच्चों। एक उसके जीवों में विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। खूब परीक्षा में पूछता है कि अमीबा में, पारामीशियम में किसके द्वारा होता है? तो विखंडन के द्वारा, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। ये बाइनरी फ्यूजन जो है, ये फ्यूजन जो है दो तरह का होता है, एक बाइनरी फ्यूजन, एक बहुखंड मतलब मल्टीपल फ्यूजन। अमीबा में जनन कैसे होता है? बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। और एक चीज दिमाग में बैठा लो बच्चों कि अमीबा एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं। हम लोग अमर नहीं है, हम लोग को भगवान ने एक निश्चित आयु दे रखा है, उस निश्चित आयु के बाद हम मर जाएंगे, फिर हमारे बच्चे जो हैं वो हमारा जो है होते हैं। लेकिन अमीबा जो है इमॉर्टल होते हैं, एक कोशिकियों की उनके शरीर का खंडन होता है। याद कर लो बच्चों, क्वेश्चन बराबर आता है कि अमीबा में जनन विखंडन विधि के द्वारा होता है या बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। बहुखंडन के बारे में खूब प्रश्न पूछता है कि मल्टीपल फ्यूजन किसके द्वारा होता है? क्या लिखा? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है बच्चों? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ का एक प्राणी है जो मलेरिया नाम के बुखार को पैदा करता। प्लाज्मोडियम से क्या होता है? मलेरिया बुखार होता है, जड़िया बुखार जो कहते हैं, कुंदन की गोली खाते हैं, सिनकोना, बार्क, सब याद कर लीजिएगा बच्चों। सरल संरचना वाले जीवों में जनन खंडन विधि के द्वारा होता है बच्चों। अब आगे देखिए, ये फोटो दिखाया गया बच्चों, ये फोटो पर दिमाग कंसेप्ट क्लियर कर लो। ये अमीबा का फोटो है, ये जो दिखाया गया है इसका नाम सुडोपोडिया है। ये क्या है? केंद्रक है। क्या कहता है? अमीबा में द्विखंडन बाइनरी फ्यूजन होता है। पहले जो होता है न्यूक्लियस में जो दो न्यूक्लियस में इलोंगेशन हुआ, ये न्यूक्लियस दो हिस्सा में बट गया, ये दो न्यूक्लियस के फिर चारों तरफ साइटोप्लाज्मा के जमा हो जाते हैं, फिर एक से जो है ये दो बन गए। इनके शरीर के ही टुकड़ा होकर के ये दो बने हैं। इसलिए कहता है कि जो अमीबा जो होते हैं इमॉर्टल होते हैं, अमर होते हैं बच्चों। ये किसका फोटो दिया गया? लेशमानिया का फोटो दिया गया है। लेशमानिया क्या है? किस फाइलम का है? प्रोटोजोआ का है। कौन बीमारी पैदा करता है? काला जार। क्वेश्चन आएगा लेशमानिया, बीमारी पूछेगा, काला जार लिखिएगा। लेशमानिया में द्विखंडन होता है। हो सकता है कि इस बार परीक्षा में आपको लेशमानिया के बारे में पूछ दे कि लेशमानिया में जो है रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तब बोलिएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा होता है? द्विखंडन होता है। अब आगे देखिए साहब, ये आपका जो फोटो दिखाया गया ये प्लाज्मोडियम का दिखाया गया। प्लाज्मोडियम से कौन बीमारी हुआ? मलेरिया हुआ, जड़िया बुखार कहते हैं, खूब जोर चाड़ा दे के बुखार आएगा बच्चों। और प्लाज्मोडियम जो है इसका जो कैरियर है मादा एनोफिलिस मच्छर जो है काटने से बीमारी होता है। प्रोटोजोआ वर्ग का प्राणी है और इसमें बहुखंडन होता है। बहुखंडन में क्या होता है? इसमें एक बात को याद कर लो बच्चों कि अमीबा जो होते हैं उसमें इंसिस्टेशन भी क्वेश्चन पूछता है। इंसिस्टेशन और स्पोरुलेशन किसमें होता है साहब? तो वो अमीबा में होता है। जब कंडीशन अनफेवरेबल होता है उस अमीबा के चारों तरफ सुडोपोडिया खत्म हो जाता है, उसको शरीर के चारों तरफ 3 लेयर सिस्ट वॉल का निर्माण होता है। 3 लेयर सिस्ट वॉल का निर्माण होता है जो अनफेवरेबल कंडीशन में उनको बचाते हैं। और उसके भीतर जो अमीबा है उसमें बाइनरी फ्यूजन होता है और बाइनरी फ्यूजन के द्वारा बहुत सारे अमीबा का निर्माण हो गया। और जब कंडीशन फेवरेबल आता है ये सिस्ट वॉल ब्रेक कर जाता है। तो ये जो माइन्यूट अमीबा है इसको क्वेश्चन बराबर सूडो अमीबा कहते हैं और इसी को कहता है स्पोरुलेशन। ये जो फोटो दिखाया गया ये बहुत हिट क्वेश्चन है बच्चों। प्लेनेरिया के बारे में दिखाया गया है। प्लेनेरिया जो फ्लैट वर्म का प्राणी है और आपको जान के ताज्जुब होगा बच्चों कि हम मनुष्यों का जो पूर्वज थे यही प्लेनेरिया थे। इस प्लेनेरिया में सबसे खासियत क्या है कि
उद्भवन, जिसको रीजनरेशन का हाई पावर है, शरीर जो है 3 हिस्सा में कट गया और हर हिस्सा जो है एक नए प्राणी का निर्माण कर लिया बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी किस में पाया जाता है? प्लेनेरिया में पाया जाता है। प्लेनेरिया किस वर्ग का प्राणी है? फ्लैट वर्म का प्राणी है। कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? फ्री लिविंग होता है बच्चों। अब आगे देखिए, प्लेनेरिया में जो रीजनरेशन विधि के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, हाइड्रा और ईस्ट किसके द्वारा होते हैं? मुकुलन के द्वारा, जिसको बर्डिंग कहते हैं। बर्डिंग क्या होता है बच्चों? ये फोटो भी आपको दिखाएंगे आगे जाकर के कि हाइड्रा और ईस्ट में इनके शरीर में कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं, और जब कंडीशन फेवरेबल होता है तो जहां से वो और बॉडी से एक और ग्रोथ निकलता है जिसको मुकुल कहते हैं, और मुकुल जो है नए जो है जीव की उत्पत्ति होते हैं, जिसको मुकुलन कहते हैं या बर्डिंग कहते हैं बच्चों। ये इसमें एक कंसेप्ट खाली यही याद कर लेना, ये जो बर्डिंग जो होता है ये फेवरेबल कंडीशन में होता है। मुकुलन की प्रक्रिया जो होती है वो फेवरेबल कंडीशन में, जब हाइड्रा को ईस्ट को भरपूर भोजन और अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा तभी कंडीशन होगी बच्चों। बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिनमें जनन के लिए कोई विशेष कोशिकाएं नहीं होती हैं, लेकिन उनको भी अपने अस्तित्व को बनाए रखना है, तो वो क्या करते हैं? उनका जड़, उनका तना, उनकी पत्तियों का उपयोग जनन के लिए करते हैं। आप गांव में देखते होंगे कि जो पोटैटो है, आलू है, तना है, आलू को ही रोप देते हैं, आलू पैदा हो जाता है, लेकिन उसमें आँख होना चाहिए। आँख को नोड कहते हैं, एक्सिलरी बड कहते हैं। याद कर लो बच्चों, पत्तियों का जब एग्जाम्पल आएगा तो ब्रायोफाइलम याद कर लीजिएगा। ब्रायोफाइलम की से जो है, इसको पत्थर चट्टा भी कहते हैं। पत्थर चट्टा से जो है पत्तियों के किनारे से कुछ कलिका निकलती है, उनको जब मट्टी में लगा दीजिएगा तो नया पेड़ का उत्पत्ति हो जाएगी बच्चों। फिर एक कायिक प्रवर्धन, जिसको क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन को वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। तो कहता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। इसमें विभिन्नताएं कम पाई जाती हैं। कंसेप्ट क्लियर कर लो बच्चों, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वेरिएशन पाई जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं कम पाई जाएंगी। वो आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं, जिसको क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्लोन एक शब्द आएगा। क्लोन मतलब हो कि मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर प्लांट होते हैं बच्चों। जस्ट लाइक फोटोकॉपी मशीन होते हैं, फोटोकॉपी होते हैं, कोई विभिन्नताएं नहीं पाई जाती है। जनक और उसके बच्चे, संतति जो होंगे, ऑफस्प्रिंग जो होंगे, वो एक समान होंगे बच्चों। अब एक वर्ड आगे, उत्तक संवर्धन, जिसको क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का उपयोग कहाँ किया जाता है? सजावटी पौधों के संवर्धन में किया जाता है बच्चों। और जब टिश्यू कल्चर की बात आ गई बच्चों, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट को क्लियर कर लो। 2 फॉर्मूला याद कर लो, BAT बैट और BSP बनाना। A से एप्पल, T से टमाटर, और BSP हो गया बनाना, S से सनफ्लावर, और आपका पीस हो गया पोटैटो। इनमें जो है आपका कायिक संवर्धन के द्वारा, माइक्रो प्रोपगेशन के द्वारा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया था। आप लोग देखते होंगे बच्चों, दिवाली आता है उसमें जो है काफ़ी फूल, सजावटी फूल जो है काफ़ी बाजार में आता है। इसी तरीक़ा से उनका जो है उनको उगाया जाता है। कायिक प्रबंधन, उत्तक संवर्धन एक तकनीक है। इसमें यह देखा गया कि पौधे के शरीर में की जो कोशिकाएँ होती हैं, उन कोशिकाओं में को अगर पौधे के शरीर से हटा लिया जाए, उनके कुछ ऊतक को निकाल लिया जाए और न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दिया जाए, तो कोशिका में ये पावर होती है कि कोशिका डिवाइड करने लगते हैं और नए पौधों का निर्माण करते हैं बच्चों। बराबर क्वेश्चन पूछता है कि टिश्यू कल्चर में हमेशा पौधे का जो है रूट टिप और स्टेम टिप को लिया जाता है। क्वेश्चन पूछता है क्यों लिया जाता है साहब? टिश्यू कल्चर में पौधे के रूट टिप और स्टेम टिप को क्यों लिया जाता है? क्योंकि वो वायरस फ्री जोन है, वहाँ कोई बीमारी की संभावना नहीं रहती है। उस हिस्से के टिश्यू को, ऊतक को लेकर के जब आप ग्रो करवाइएगा, कल्चर करिएगा, तो डिजीज फ्री प्लांट पैदा होंगे। प्रश्न पूछता है कि डिजीज फ्री प्लांट क्यों पैदा होते हैं? बच्चों ये कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि उन जो रूट टिप हैं और जो शूट के टिप हैं,
जड़ और तना के जो ऊपर वाला जो पार्ट है वहाँ की जो कोशिकाएं हैं उनमें रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा होता है, हाई रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है इन कंपेरिजन टू वायरस, विषाणु के तुलना में। इसलिए जो है टिश्यू कल्चर में मोस्टली जो है रूट टिप, जड़ और तना के ऊपर का भाग, अग्रभाग को लिया जाता है डिजीज फ्री प्लांट पैदा करने के लिए। और पौधे की ये जो पावर होती है उसको टोटी पोटेंसी कहते हैं। और बहुत से पौधे जो वहाँ से निकाल के उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल देंगे, हम डालने के बाद थोड़े थोड़े पौधे जब बड़ा होंगे उसको कैलस कहते हैं, फिर उसको जो है हार्मोनल मीडियम में डाल देंगे, जिसमें ऑक्सीजन, साइटोकिनिन वो रहेंगे, सक्रोज रहेंगे जो कार्बन का सोर्स है, उससे बड़े बड़े प्लांट पैदा होंगे, फिर उसको जो है कम समय में हम बहुत तेजी से पौधे को हम उपजा सकते हैं बच्चों, यही बात कहा गया है। अब आगे जो है कि उत्तक संवर्धन तकनीक का उपयोग सामान्यतः पौधों के संवर्धन में किया जाता है। कौन से पौधे हैं बच्चों, फॉर्मूला बता दिए, BAT बैट और BSP याद कर लेना। अब ये आगे मनुष्य के बारे में, जानवर के बारे में आगे कि नर मतलब लड़का और मादा मतलब लड़की में जो जनन कोशिकाएं होती हैं, आपको मालूम होगा बच्चों जो मेल होते हैं, पता है कि हमारा पूरा शरीर 2 तरह की कोशिकाओं से बना है। पूरा शरीर में जो हमारे सेक्स ऑर्गन है, लड़का में जो सेक्स ऑर्गन है उसका नाम टेस्टिस है, लड़की में जो सेक्स ऑर्गन उसका नाम ओवरी है। ये जो सेक्स ऑर्गन है इनको जनन कोशिकाएं कहते हैं, जर्म सेल कहते हैं। ये टेस्टिस और ओवरी में जो कोशिकाएं जो होती हैं बच्चों, उसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है। और लड़का जो है अपने शरीर से स्पर्म का निर्माण करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है, और लड़कियां जो है उनके ओवरी से जो है अंडाणु का निर्माण होता है। फिर कहता है कि DNA की प्रतिकृति कहाँ बनती है, जनन कोशिका में बनती है, पहले मैं पढ़ा चुका हूं। और उस प्रतिकृति बनने में कुछ त्रुटियां रह जाती है, और उस त्रुटियों की वजह से क्या होती है, विभिन्नताएं आती है। और ये विभिन्नता और जो पहले से विभिन्नता आ रही है वो सारे विभिन्नता संग्रहित होती रहती है। प्रत्येक DNA प्रतिकृति में नई विभिन्नताओं के साथ साथ पूर्व पीढ़ियों की विभिन्नताएं भी संग्रहित होती रहती हैं। और इस विभिन्नता का क्या क्या फायदा है बच्चों, कि कभी कभी ऐसा होता है कि जहां आप रहते हैं कुछ वातावरण में कुछ चेंज हुआ, तो जो कुछ संतति ऐसे होते हैं, जैसे मान ली ठंडा का मौसम है, आप 4 भाई हैं, तो कुछ भाई ठंडा को बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ ठंडा को बर्दाश्त नहीं कर लेते हैं। जैसे कोरोना का टाइम आ गया, किसी घर में इन्फेक्शन हो गया, 4 भाई 5 भाई आप हैं कि कोई जो है उसको सह लेते हैं, उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, जिंदा रह जाते हैं, कोई जो है उलट जाते हैं बच्चों। यही कंसेप्ट कहता है, ये विभिन्नताओं का जो है ये कि प्रत्येक DNA प्रतिकृति कहता है जनन प्रक्रिया में जब 2 जीव भाग लेते हैं तो विभिन्नताओं की संभावना बढ़ जाती है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभिन्नता ज़्यादा पाई जाती है, अलैंगिक जनन में विभिन्नता कम पाई जाती है। और लैंगिक जनन में क्या होता है बच्चों, 2 भिन्न जीवों से प्राप्त DNA को समाहित किया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल जब आप शादी करिएगा तब कहता है कि हिंदू धर्म में क्या है कि 2 गोत्र में, एक गोत्र में शादी मना किया जाता है कि एक गोत्र में शादी ना करो, अलग अलग गोत्र से शादी करो। इसका कंसेप्ट बस इसी लाइन में छिपा है बच्चों, क्योंकि DNA का सीक्वेंस उस गोत्र का और जो अगले गोत्र का अलग अलग होता है। जब 2 तरह के DNA सीक्वेंस मिलेंगे, विभिन्नताएं ज़्यादा होगी, बच्चा जो है ज़्यादा मजबूत होगा। और एक ही तरह के गोत्र में शादी कर लीजिएगा, जीन का सीक्वेंस एक तरह का होगा, विभिन्नताएं कम होगी, और संसार में जो प्रकृति में जो भौतिक वातावरण से लड़ने की क्षमता कम होती है बच्चों। इसलिए इस बात को हमारे ऋषि मुनियों ने बराबर कहते हैं क्या कि शादी जो है एक गोत्र में मना करते हैं, क्योंकि जीन्स का जो कॉम्बिनेशन और सीक्वेंस है बच्चों वो नहीं मिल पाता है बच्चों। ये बात को दिमाग में रखिए। अब ये जो फोटो दिखाया गया बच्चों, एक फोटो दिखाया गया हाइड्रा का। हमने क्या कहा कि हाइड्रा और ईस्ट में शरीर में कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो कंडीशन फेवरेबल होता है, तो ये जो कोशिकाएं हैं उनमें जो है रिप्रोडक्शन होता है, सेल डिवीजन होता है, मुकुलन निकलता है, उभार निकलता है। ये मुकुलन 2 तरह का होता है बच्चों, दिमाग में रख लो। अगर शरीर के बाहर निकला तो इसको एक्सोजिनस कहते हैं, अगर मुकुलन शरीर के अंदर निकल गया एंडोजिनस कहते हैं। ये हिट क्वेश्चन, बराबर क्वेश्चन आता है परीक्षा में जेम्यूल का।
जेम्यूल जो है पॉरीफेरा का एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी है, जिसमें जो मुकुलन जो है एंडोजिनस होते हैं, शरीर के अंदर निकलते हैं। पॉरीफेरा फाइलम पॉरीफेरा में जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी जो होते हैं बच्चों, उसको जेम्यूल कहते हैं। ये कंसेप्ट को क्लियर कर लो बच्चों। अब आगे देखिए, ये आपका जो आपको बताया था पत्थर चट्टा के बारे में बताया, ये पौधा ये आप लोग देहात में इसको पत्थर चट्टा के नाम से काफ़ी फेमस है। इसके पत्तों में देखिएगा ऐसी कलिका निकलती है। ये कलिका जब पत्ता से टूटता है, मिट्टी में गिरता है, तो ये नए पौधे का निर्माण कर लेता है बच्चों। ये जो है राइजोपस है। राइजोपस अब देखते होंगे कि रोटी में, ब्रेड में काला काला फफूंद लग जाता है, कवक का एग्जाम्पल है। ये अपनी संख्या बीजाणु के द्वारा, स्पोर के द्वारा बढ़ाता है बच्चों। अब ये आपका ये फूल है। फ्लावर एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं, पुष्पीय पौधे होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि पेड़ में जड़, तना, फूल और जो टहनियाँ हैं कौन रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं, क्वेश्चन पूछ दिया परीक्षा में, तो लिखिएगा फूल जो है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है भाई? फूल है। कोई भी फूल होगा कितने हिस्से होंगे? 4 हिस्सा होगा। नाम क्या है? बाह्य दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। इसको क्या कहते हैं? आपको कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, बाह्य दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। बाह्य दल को सेपल भी कहते हैं, इसके एक यूनिट को सेपल कहते हैं, इसके एक यूनिट को कोरोला कहते हैं। कैलेक्स, कोरोला, इसको क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। क्या कहते हैं इसको? स्टेमन। क्या कहते हैं इसको? एक को कहते हैं स्टेमन, और ग्रुप ऑफ स्टेमन को क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। और यहाँ पर जो स्त्री केसर है इसको कार्पेल कहते हैं। कार्पेल, एक यूनिट को कार्पेल कहते हैं, जो बना हुआ 3 चीज से। इसको स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी हो गया, हिंदी में वर्तिकाग्र, वर्तिका, और ये अंडाशय हो गया बच्चों। तो क्वेश्चन पूछेगा कि फूल क्या है? फूल जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है। एक फूल में कितने हिस्से होते हैं? 4 हिस्से होते हैं। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, बाह्य दल, पुंकेसर और स्त्री केसर होता है बच्चों। पुंकेसर में क्या चीज होते हैं? पराग कोष होते हैं। इस पराग कोष में कौन रहते हैं? परागकण रहते हैं। और ये परागकण क्या है? मेल गैमेट है। जैसे हम लोग में स्पर्म होता है, और से पौधों में पॉलन ग्रेन्स होते हैं। और दूसरा जो है ये पौधे का ये जो दिखाया गया, ये स्त्री केसर का फीमेल पार्ट जो है इसको कार्पेल कहता है। कार्पेल 3 यूनिट का बना है, वर्तिकाग्र का, वर्तिका का और अंडाशय का। इस अंडाशय को ओवरी कहता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन के बाद यही अंडाशय जो है फल बनता है, और इसके अंदर जो ओव्यूल रहता है वही जो है सीड का निर्माण करता है बच्चों। अब आगे देखिए क्या कहता है। ये फोटो दिखाया गया कि परागकण, एक क्वेश्चन पूछे कि परागन क्या है साहब? तो परागन क्या है? परागन हो गया, परागन को कहता है पॉलिनेशन। व्हाट डू मीन बाय पॉलिनेशन? परागन क्या है? क्वेश्चन अगर आ गया तो इसको कुछ नहीं लिखना, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पराग कोष से, इस पराग कोष से परागकण का वर्तिकाग्र पर जो ट्रांसफर होता है उसको परागकण कहते हैं। तो क्या अपने आप आ जाता है? नहीं साहब, इसमें किसी का सहारा लेना पड़ता है, चाहे वो जानवर का सहारा ले या कीटों का सहारा ले, जल का सहारा ले, हवा का सहारा ले। उनके द्वारा जो है पराग कोष, पराग पॉलन ग्रेन्स का जो है पराग कोष है, इसको एंथर भी कहते हैं। यहाँ से ट्रांसफर जो होता है स्टिग्मा के ऊपर, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा को पॉलिनेशन कहते हैं बच्चों। अब आगे देखिए, ये फोटो दिखाया गया आपका। आप चना खाते हैं, चना को रात में पानी में फूलने डाल दीजिए, तब पानी में फूलने डाल दीजिए तो डाइकॉट सीड है। डाइकॉट सीड, जिसको कहता है कॉटेलिडन, हिंदी में कहता है बीज पत्र। इसमें क्या होता है? भोजन संग्रह होता है। ये चना का दाल है, पानी में डालिएगा, फूलेगा, उसको जो ऊपर का छिलका हटाइएगा, वो सीड कोड कहते हैं। तो ये दिखाई पड़ेगा, 2 बीज पत्र दिखाएगा, डाइकॉट का फॉर्मूला है दिखाया गया। ये प्रांग, इसको प्लूम्यूल कहता है, ये नीचे वाले को रेडिकल कहता है। ये प्लूम्यूल जो है आगे जाके स्टेम का, लीफ का, फ्लावर का निर्माण करेगा। ये मूलांकुर जो है ये भावी जड़ है, ये रूट का निर्माण करेगा बच्चों। और ये जो बीज का पोर्शन इसको एम्ब्रियो कहते हैं बच्चों।
ये दिमाग में कंसेप्ट क्लियर कर लो, ये फोटो देख लो। अब आगे क्या कहता है कहता क्या है कि जो मैंने आपको बताया कि शरीर में दो तरह की कोशिकाएं, कायिक कोशिका होती है, एक जर्म सेल होता है। कायिक कोशिका ऊपर से बाल से लेके पैर के नाखून तक हमारा सेक्स ऑर्गन क्या है, लड़कों में टेस्टिस जो वृखंड कहते हैं, लड़कियों में क्या है सेक्स ऑर्गन, ओवरी जो अंडाशय कहते हैं। उसको छोड़ करके बाकी शरीर जो है जितनी भी कोशिकाएं हैं उनमें क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है या 23 जोड़ा होती है, जबकि टेस्टिस और ओवरी में जो सेल होते हैं उनमें क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है। आधी क्यों होती है साहब? टू मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर। अगर क्रोमोसोम नंबर नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि वो जाति बदल जाएगी। मैं अपने शरीर का, मेरा जो जर्म सेल है, स्पर्म है, और लड़की का जो अंडा है, जब दोनों आपस में मिला, स्पर्म और ओवम जब मिलेगा तो 23 क्रोमोसोम लड़के साइड से आया, 23 क्रोमोसोम लड़की साइड से आया, दोनों मिलके 46 हुआ, तब वो मानव बनेगा बच्चों। अब क्रोमोसोम की संख्या में जहाँ बदलाव हो गया तो कभी बरगद का पेड़, कभी जो है चूहा, कभी जो है आलू बन जाएगा। कभी ऐसा सुने आज तक? कभी नहीं सुने। उसी के बारे में यहाँ कहता है बच्चों कि लैंगिक जन्म करने वाले जीव जन अंग क्या हो गए, टेस्टिस और ओवरी में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं की परत होती है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी होती है। जब दो भिन्न जीवों की युग्मक कोशिकाएं जब आपस में मिलती है लैंगिक जनन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तब वो जो है डीएनए की मात्रा पुनर्स्थापित हो जाती है। कहता है कि नर युग्मक जो होते हैं, जिसको स्पर्म कहते हैं, नॉर्मली जो स्पर्म होता है वो गतिशील होता है, जबकि अंडाणु जो अंडा होता है वो स्टेशनरी होता है, उसमें भोजन का भंडार संचित रहता है, जिसको मादा युग्मक कहते हैं, फीमेल गैमेट कहते हैं, या उसको एग कहते हैं। पुष्पी पौधों में क्या हो गया, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में जो मेल पार्ट है उसको पुंकेसर कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं, और उसके एक यूनिट को स्टेमन कहते हैं, जो 3 चीज से बना है, एंथर से और फिलामेंट से बना है। एंथर में क्या होता है, परागकण होते हैं जिसको पोलन ग्रेन्स कहते हैं, स्त्री केसर जिसको गाइनोसियम में पिस्टिल कहते हैं, इसके एक यूनिट को क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं, जो 3 चीज से बनके बना है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, और इसको इक्कस स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी कहते हैं। इसी ओवरी जो है अंदर में ओव्यूल पाया जाता है, और निषेचन के बाद यही अंडाशय जो है फल का निर्माण करता है, और ओव्यूल जो है सीड का निर्माण करता है बच्चों। अब आगे देखिए, जिस पुष्प में, जिस फूल में एक ही सेक्स होगा, चाहे पुंकेसर होगा या स्त्री केसर होगा, उसको एक लिंगी पुष्प कहते हैं। फूल में 2 वर्ड यूज करते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। जो टर्म आएगा यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, वो फूलों के लिए यूज होता है, और 2 टर्म मोनोसियस और डायोसियस वो पौधे पूरे प्लांट के लिए यूज होता है। बच्चों दिमाग में कंसेप्ट बैठा लो, कभी कंसेप्ट में अलग नहीं होना चाहिए कि फूल के संदर्भ में जो शब्द यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल है वो फूलों के संदर्भ में आता है, और मोनोसियस और डायोसियस जो है वो पूरे पौधों के लिए आता है। कहता है जिस फूल में केवल एक, चाहे नर जनांग हो या उसे पुष्प को एक लिंगी कहलाता है, जैसे पपीता और तरबूज। खूब क्वेश्चन आता है, पपीता और तरबूज क्या है, एक लिंगी है। मेल सेक्स ऑर्गन अलग पौधे पर, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग पौधे पर पाया जाता है। जबकि आपका जो दिखाया गया है बच्चों, ये उड़हल और सरसों, उड़हल का जो फूल, जो लाल फूल होता है, देखिए दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही फूल पर है बच्चों, उसको क्या कहता है, उभय लिंगी कहता है या बाइसेक्सुअल कहता है बच्चों। कहता क्या है, आगे देखिए। पुंकेसर के एक, जिसे प्राकोष पुंकेसर क्या हो गया, आपका मेल सेक्स ऑर्गन हो गया, एंड्रोसियम हो गया। उसमें एंथर होता है, उसमें परागकोश होता है, और परागकोश में क्या होता है, परागकण होते हैं। परागकण बताया क्या हो गया, जैसे हम लोग का स्पर्म है और उसी पौधा में परागकण होते हैं बच्चों। परागकोशों से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। यही बात न कहे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा को परागन क्या पॉलिनेशन कहते हैं। अगर एक ही फूल है, एक ही फूल का अगर आपका जो
परागकण जो है पॉलन ग्रेन्स एक ही फूल, उसी फूल के पॉलन ग्रेन उसी फूल के स्टिग्मा पर जाएगा तो उसको स्वपरागन कहते हैं। अगर आपका पॉलन ग्रेन दूसरे फूल के स्टिग्मा पे जाएगा तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, पर परागन कहते हैं। एक ही फूल के भीतर, फूल एक होना चाहिए, एक फूल के में ही जो कहता है, यदि परागकण का कहता है, देखिए कि यदि परागकणों का स्थान उसी पुष्प के पराग कोषों से उसी पुष्प सेम फ्लावर में ट्रांसफर अगर हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का, उसको स्वपरागन कह रहे हैं। अगर दूसरे पुष्प पे हो रहा है, डिफरेंट फ्लावर पे हो रहा है, उसको पर परागन या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर कौन करता है साहब? हवा, पानी या प्राणी करते हैं बच्चों। आपको जो है हाथी भी करता है। रेफ्लेशिया एक प्लांट है, सबसे बड़ा पुष्प जो है रेफ्लेशिया, उसमें हाथी की मदद से जो होता है। और सबसे बड़ा पॉलिनेटर कौन है? वो हनी बी है। हनी बी जो है सबसे बड़ा पॉलिनेटर होता है बच्चों। और बताएं जब परागन हो जाएगा तब क्या होता है, ये कंसेप्ट फिर यहाँ पे क्लियर कर लो बच्चों कि कोई भी जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसमें दो मिल पॉलन ग्रेन्स को मिल गैमेट कहते हैं। और एक पॉलन ग्रेन्स में दो न्यूक्लियाई होते हैं। कितने न्यूक्लियाई होते हैं बच्चों? दो न्यूक्लियाई होते हैं। और सबसे बड़े आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो एंजियोस्पर्म पुष्पीय पौधे होते हैं उस पर डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन क्वेश्चन बराबर आता है कि व्हाट डू मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि एक पहला पॉलन ग्रेन जो है, पॉलन न्यूक्लियस जो है वो एक सेल से फ्यूज करके सिंगैमी कहते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। दूसरा पॉलन न्यूक्लियस जो है, पॉलन गैमेट जो है, पॉलन का जो न्यूक्लियस है वो जो केंद्रक है वो एक आपका किससे, सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है, उसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो ये चीज़ केवल पुष्पीय पौधों में मिलता है, डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया। तो सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों मिलकर के क्या बना बच्चों? डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। अब आगे देखिए क्या कहता है कि बीज का नए पौधों में विकास, जब बीज को, सीड को जब हम मट्टी में डाल दें और नए पौधे जब उग जाते हैं उसको अंकुरन कहते हैं या जर्मिनेशन कहते हैं। रात में जब कभी कभी आप चना को डाल देते हैं पानी फूलने के लिए, अंकुर जाता है, उसको अंकुरन कहते हैं। अब आ गया ये जो है ह्यूमन के बारे में कहता है कि रजो दर्शन से लेकर रजोनुवृत्ति तक की अवधि स्त्रियों का जनन काल, लड़कियों में, फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है उसमें दो टर्म आता है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, एक आएगा मेनोपॉज आएगा। रजो दर्शन का मतलब हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब मेंस चालू होता है, ऋतुस्राव चालू होता है, उसको रजो दर्शन कहते हैं। और रजो निवृत्ति का मतलब जब लड़कियां जब 50 साल की उम्र जब पाती हैं उसके बाद उनके शरीर से अंडा का निर्माण बंद हो जाता है, उसको रजो निवृत्ति कहते हैं या उसको मेनोपॉज कहते हैं बच्चों। ओवुलेशन, ओवरी ने ओभा का निर्माण बंद कर दिया। बस कंसेप्ट क्लियर करो बच्चों। अब आगे क्या कहता है कि एक वर्ड आ गया यौवन का आरंभ, यौवना आरंभ कहते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है और जब बच्चा 16 से 17 साल की उम्र को जब पाती है लड़कियां, तो उसको कहता है जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं, उनका जो है शरीर जो है सेक्स सेल का निर्माण करना शुरू कर दिया, तो उसको कहता है जुवेनाइल फेज, यौवन का आरंभ हुआ। लड़कों में ये 12 से 14 साल होता है, लड़कियों में 14 से 17 साल हो गया बच्चों, यौवन का आरंभ होता है। अब आगे देखिए ये फोटो आपको दिखाया गया है। कभी कभी आपका नर के जन्म तंत्र के बारे में पूछता है। ये जो फोटो दिखाया गया है वृक्कन का फोटो है, इसको इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। और इसका जो कवरिंग जो है, जो कवर किए हुए उसको वृक्कन कोश कहते हैं, इसको अंग्रेजी में स्क्रोटम कहते हैं। बराबर परीक्षा में पूछता है कि ये वृक्कन कोश, भगवान जी ने वृक्कन को, टेस्टिस को हमारे शरीर के बाहर क्यों लटका दिया साहब, बाहर क्यों रख दिया साहब? इसका कारण समझ लो बच्चों, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो स्पर्म होता है वो जो है उसके निर्माण में
इतना हाई डिग्री टेम्परेचर को सह नहीं सकता है। इसलिए भगवान जी ने क्या किया कि मनुष्य में ये जो वृखन है, टेस्टिस है, बॉडी के बाहर ला दिया। इस में जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। काहे कम होता है साहब? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म के फॉर्मेशन में अनुकूल वातावरण मिलने के लिए। ये कंसेप्ट को क्लियर कर लो बच्चों। दूसरी बात ये दिखाया गया, ये टेस्टिस में क्या बनता है? सेक्स सेल, स्पर्म का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु एक स्पेशल टाइप का सेल है जिसमें कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? आधी होती है। गुणसूत्रों की संख्या आदि होती है। हमारे प्रत्येक कोशिका में 46 क्रोमोसोम, लेकिन जो स्पर्म होगी उसमें क्रोमोसोम की संख्या 23 होगी, आधी होगी। अब आगे कहता है क्या, जब यहां से बना तो ये शुक्र वाहिनी है, इसको भास डिफरेंस कहते हैं। और ये फिर आगे जाकर के ये वास डिफरेंस एक पाइप है, ये आगे जाकर के कहां खुला? क्या आप देख रहे हैं क्या कि हमारे शरीर में जो पेशाब की नली है, मूत्र मार्ग, और जो सेक्स सेल जो निकलता है, स्पर्म का जो रास्ता है, दोनों का रास्ता एक है। इसको क्या कहता है? सीसन कहता है या इसको पेनिस कहता है। क्वेश्चन पूछता है एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन कौन है हमारे शरीर में? तो सीसन है या पेनिस है। ये जो आगे का पोर्शन थोड़ा फुला होता है इसको ग्लांस पेनिस कहता है, और इस चमड़ा को फोर स्किन कहता है। बच्चों ध्यान रखो, इसमें ध्यान लगाओ। और ये क्वेश्चन पूछता है, ये जो 3 ग्लैंड का नाम दिया है, इसका नाम है शुक्राशय, सेमिनल वेजाइकल, इसका नाम प्रोस्टेट, और ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये क्या करता है साहब? ये तीनों जो देख, शुक्राशय और प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है, ऐसा केमिकल बनाता है जो स्पर्म को भोजन प्रोवाइड करता है। स्पर्म को चलने के लिए, गतिशील बनाए रखने के लिए इसके जो सामान बनाते हैं शुक्राशय, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, उसमें फ्रक्टोज और कैल्शियम और बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। बच्चों ये दिमाग में रख लो, जो कि हमारे स्पर्म को, हमारे शुक्राणु को भोजन प्रोवाइड करते हैं। भोजन इस शुक्राणु को चलने के लिए एक माध्यम प्रोवाइड करते हैं। और कहता क्या है कि जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है, इसका जो सिक्रीशन होता है, इसका जो स्राव होता है, वो पेनिस को जो है, सीसन को जो है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। बच्चों अब आगे देखिए, अगर क्वेश्चन पूछ दिया साहब कि मानव के मादा जनन तंत्र का पार्ट कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो नाम याद कर लीजिए। ये योनि है, ये ग्रीवा है, ये गर्भाशय है, ये अंडाशय है, ये फैलोपियन ट्यूब है। बच्चों इस योनि को अंग्रेजी में वेजाइना कहते हैं, इसको सर्विक्स कहते हैं, गर्भाशय को यूटेरस कहते हैं। और बच्चा जो 9 महीने का होता है, माँ के पेट में जो होता है, यही उसका 9 महीने का ग्रोथ होता है। बच्चों और ये अंडाशय, इसको ओवरी कहते हैं। और याद कर लो कि एक लड़की में 2 अंडाशय होते हैं, 2 ओवरी होते हैं। 1 महीना में 1 अंडाशय 1 अंडा को रिलीज करेगा। साल में 12 महीना होता है, 6 अंडा ये रिलीज करेगा, 6 अंडा ये रिलीज करेगा। बच्चों दिमाग में कंसेप्ट क्लियर कर लो। और ये कहता है इस अंडाशय को जो पकड़े हुए है, इसका नाम है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का जो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है, इसको फिम्बरी कहता है। और ये जो फुला हुआ पार्ट, इसका एम्पुला कहता है। और क्वेश्चन बराबर आता है परीक्षाओं में, स्पर्म और अंडा का मिलन कहां होता है? वो नाम देगा योनि, ग्रीवा, गर्भाशय या अंड वाहिनी, या लिखेगा फैलोपियन ट्यूब में। इस फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम है अंड वाहिनी या ओविडक्ट भी कहता है। क्वेश्चन बराबर पूछता है कि स्पर्म और अंडा का मिलन कहां होता है, फर्टिलाइजेशन कहां होता है, निषेचन कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। बच्चों और फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होने के बाद वो जो जाइगोट है वो फिर जो है गर्भाशय में आता है, और गर्भाशय की दीवार जो है उसमें वो चिपक जाता है। और 9 महीना तक फिर जो है ठीक आता है कि वो एम्ब्रियो का जो है डेवलपमेंट, बच्चे का डेवलपमेंट होता है। क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि जो माँ के पेट में जो बच्चा रहता है उसको भोजन कहाँ से मिलता है? उसको प्लेसेंटा से मिलता है। उसको अपरा भी कहते हैं, ये दिमाग में बैठा लो। उनको क्या कहते हैं? प्लेसेंटा या अपरा, जिससे बच्चे को भोजन मिलता है। ये कंसेप्ट को क्लियर कर लो बच्चों। अब आगे देखिए, अब आगे जो क्वेश्चन है वो क्या है कि बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन में क्या फर्क है? पहला है बाइनरी फ्यूजन कहाँ पाया था? अमीबा में और पैरामीशियम में। और बहुखंडन कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मोडियम में। द्विखंडन में जीव की कोशिकाएं 2 भाग में विभाजित होती हैं, अनेक भागों में विभाजित होती हैं। इसमें जो है अमीबा में।
और इसमें जो कहता है कि अनेक संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है बच्चों, ये क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन है क्या आपको जो आया है कि बीजाणु द्वारा जनन किसे जीव किस प्रकार लाभान्वित होते हैं। कहते हैं बीजाणु जो है एक प्रकार का जनन संरचना है, स्पोर्स कहते हैं, जो बहुत हल्के होते हैं, जो बहुत हल्के होते हैं। और कहता क्या है कि ये जीव के जन्म के भाग होते हैं। विषम परिस्थिति जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, इनकी मोटी भित्ति के कारण ये सुरक्षित रहते हैं बच्चों। और जब परिस्थिति अनुकूल आती है, पढ़ाई आपको अमीबा में इंसिस्टेशन और स्पोर्लेशन उसी के बारे में है बच्चों। अब यहाँ क्वेश्चन, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। पौधों में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन होता है, उसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और कायिक प्रवर्धन में जो बच्चे पैदा होते हैं अपने माता पिता के समान होते हैं, फोटोकॉपी होते हैं, उसको बायोलॉजी में क्लोन कहते हैं। दे आर जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं बच्चों। क्या फायदा है कि जिस पौधे में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, वहाँ उनके जो है कायिक प्रवर्धन के द्वारा, उनके जड़ के द्वारा, तना के द्वारा, पत्तियों के द्वारा नए पौधों का विकास करते हैं। आप जाते हैं उड़ल का पेड़ में टहनी तोड़ करके मिट्टी में गाड़ देते हैं, गुलाब के फूल में टहनी तोड़ के लगा देते हैं, तो नए पौधे का निर्माण हो जाता है बच्चों। आप पत्थर चट्टा में उसका जो पत्ती के ऊपर में जो कलिका निकलती है उसको लगा कर मिट्टी में रोप दीजिए, नया पौधा बन गया साहब। इस विधि द्वारा उगाए गए पौधे, बीज द्वारा उगाए पौधे अपेक्षा बहुत कम समय में फल और फूल लगते हैं। आप एक आम का पेड़ लगाइए, उसको बीज को लगाइए, पेड़ बनते बनते 10 साल 20 साल लग जाएगा साथ, तब वो फल देने लगेगा। लेकिन इसमें जो है फल और फूल बहुत जल्दी से आ जाते हैं। अब आगे देखिए साहब, आगे क्या कहता है, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है। ये मैं पहले ही कह दिया हूं कि अपना माता पिता अपने शरीर से एक कोशिका, माता और पिता अपने शरीर से एक कोशिका का दान अपने बच्चे को करते हैं। माता अपने शरीर से एक अंडा जिसको ओवा कहते हैं, और पिताजी अपने शरीर से एक शुक्राणु को, उसको स्पर्म सेल कहते हैं। और स्पर्म सेल में भी क्या जाता है, दोनों का क्रोमोजोम निकलता है, बाकी सारे जो सेल ऑर्गेनल्स है वो सब बाहर रह जाते हैं। दोनों क्रोमोजोम्स का मिलन होता है। और क्रोमोजोम किससे बने हैं, डीएनए से बने हैं। और डीएनए में क्या है, कॉपी है, ब्लूप्रिंट है आगे के जनरेशन के लिए। उसी बात को यहाँ लिखा गया जो पहले मैं आपको समझा चुका हूँ बच्चों। इसको आपको मिल जाएगा, आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा। परागण की क्रिया निषेचन की से किस प्रकार भिन्न है साहब। परागण क्या बोले, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, पराग कोश का, पराग कण का पराग कोश से निकल कर फीमेल के वर्तिकाग्र जिसको स्टिग्मा कहते हैं, वहां पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। पराग कणों का वर्तिकाग्र जिसको क्या कहे, स्टिग्मा के परिवहन को परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। इसमें जो है निषेचन में क्या है कि मेल गैमेट, दो सेल, ये दो सेल सेक्स सेल जो कहते हैं, गैमेट्स कहते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में मिलते हैं बच्चों, गैमेट के फ्यूजन को स्पर्म और ओवा जब आपस में मिलते हैं तब उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और पॉलिनेशन में क्या हुआ, पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर हुआ। मैं पहले भी कह चुका हूं और अभी भी कह रहा हूं कि मनुष्यों में जो मेल सेक्स सेल उसको स्पर्म कहते हैं और पौधों में उसको पॉलन ग्रेन कहते हैं। ये दिमाग में बैठा लो बच्चों। अब आगे क्या कहता है, शुक्राणु, अगला क्वेश्चन है एक कि शुक्राणु एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है। कहे कि मेल में जो है लड़का में 3 तरह के ग्लैंड होते हैं, सेमिनल वेजाइकल, प्रोस्टेट ग्रंथि और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ये जो है ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, नर में, लड़कों में पाई जाती है। ये शुक्राणुओं को, स्पर्म को पोषण देता है और क्या करता है, लुब्रिकेशन देता है, उसको मीडियम प्रोवाइड करता है, स्पर्म को चलने के लिए रास्ता देता है, तब न स्पर्म जो है चलता है, आगे बढ़ता है। ये दिमाग में बैठा लीजिए बच्चों। और जो पोषण में भी क्वेश्चन बराबर अपने क्वेश्चन में जरूर लिखिएगा कि जो सीमेन निकलता है उसको सीमेन कहते हैं। सीमेन जो निकलता है उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज और काफ़ी इंजाइम्स की काफ़ी ज़्यादा मात्रा होती है, काफ़ी वो जो है वो आपको बहुत न्यूट्रिशस होता है बच्चों। यौवन आरंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं,
जब यौवन के आज जब लड़कियां 12 से 14 साल की होती है, शुरू में बच्चे में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कौन लड़का है या कौन लड़की है, लेकिन जब एक सर्टेन उम्र आने के बाद परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं, तो परिवर्तन में क्या है साहब, तो पहला है लड़कियों में रजोस्राव का आरंभ होना, मेंस का शुरू हो जाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाना। दूसरी बात क्या है, स्तन में जो है उभार आ जाना, जनांग के आसपास बाल आ जाना, कांख के पास जनांग के बक्स का आकार में वृद्धि होना, ये आता है बच्चों। फिर है माँ के शरीर से गर्भ भ्रूण को पोषण किस प्रकार, माँ के पेट में बच्चे को भोजन कहाँ से मिलता है, तो एक ही शब्द याद कर लीजिएगा, वो आपको बताया थे प्लेसेंटा। क्या बताया थे बच्चों, देखिए लिखा हुआ प्लेसेंटा नामक ऊतक से मिलता है, प्लेसेंटा नामक ऊतक से मिलता है। उसी के माध्यम से बच्चे को जल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, पोषक तत्व प्राप्त होता है। तीसरा है, यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो उसकी यौन संचारी रोगों से रक्षा करेगा। तो दिमाग में बैठा लीजिए बच्चों कि जो इंट्रा यूटेरिन डिवाइस है, IUD कहते हैं, क्या कहते हैं, IUD, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, जो यूटेरस में कुछ डिवाइस, कुछ यंत्र को लगाए जाते हैं, उसमें 3 तरह के होता है, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग, और तीसरा है हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस। नॉन मेडिकेटेड में लिपिड लूप आते हैं, और कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी, कॉपर 7 और आपका जो है ये 2 आते हैं। और ये क्या करते हैं, कॉपर टी ये क्या करते हैं, केवल गर्भाधारण को रोकती है, स्पर्म के जो मोटिलिटी है उसको धीमा कर देती है, स्पीड ऑफ द स्पर्म जो है उसको कम कर देता है, वो अवरोध पैदा करता है, स्पर्म को पूरा मूवमेंट गर्भाशय के अंदर में पूरा मूवमेंट नहीं होने देता है बच्चों। तो इसलिए कहता है कि यौन संचार रोगों से रक्षा नहीं करता है, कॉपर टी यौन रोगों से स्थानांतरण नहीं रोकती, कॉपर टी केवल गर्भाधान को रोकती है। कैसे साहब, स्पर्म के मोटिलिटी को ये कम कर देती है। अब आगे क्वेश्चन आपको आया बच्चों, ये जो 4 ऑप्शन दिए, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग के द्वारा किसमें होता है तो क्या लिखा है साहब आपको पहले पढ़ा चुकी, अमीबा में बाइनरी फ्यूजन, प्लाज्मोडियम लिस्मानिया में भी बाइनरी फ्यूजन, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फ्यूजन। आंसर क्या बच गया, तो आंसर बच गया आपका ईस्ट बच गया साहब। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो मादा अंडाशय किसका हो गया, मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय यूटेरस मादा जनन का है, शुक्र आपका डिंब वाहिनी जिसको ओविडक्ट कहता है, तो ये शुक्र वाहिका जो है वास डिफरेंस किसका हो गया, नर जनन तंत्र का भाग है। आंसर जो है शुक्र वाहिका हो गया बच्चों। अब तीसरा क्वेश्चन आपका आ गया बच्चों कि पराग कोश में क्या होते हैं, पराग कोश में परागकण होते हैं, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं बच्चों। अब आपका कहता है अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन में क्या लाभ है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तुलना में जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा अच्छा है। कैसे, उसका आंसर एक ही आंसर याद रखें, ये पॉइंट याद करें, विभिन्नताएं, जो लैंगिक जनन होगा उनमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, और ये विभिन्नता जो है वेरिएशन जो है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है बच्चों। सहन शक्ति, अगर सब बच्चे की सहन शक्ति एक जैसी होगी तो एक तरह के वातावरण में भौतिक वातावरण को बदलाव होगा, सारे बच्चे उलट जाएंगे। लेकिन आप देखते हैं अपने घर में ही देखते हैं कि एक माता पिता के 4 बच्चे हैं, चारों की जो क्षमता होती है बीमारियों से लड़ने की अलग अलग होती है। अभी कोरोना के महाकाल में कोई जो है बहुत जल्दी ग्रसित हो जाता है, कोई बहुत देर से ग्रसित होता है, किसी को सर्दी खांसी जुकाम जल्दी होता है, किसी को देर से होता है, कोई 4 दिन भूखा रह जाता है नहीं मरता है, कोई 2 टाइम खाना नहीं मिलता है, वो जो है कड़कड़ाने लगता है, चिल्लाने लगता है, रोने बिलखने लगता है साहब। अब आगे आगे काम क्या है साहब, मानव में वृखन के क्या कार्य हैं, वृखन मतलब हो गया टेस्टिस के क्या काम है। टेस्टिस क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है। पहला बात, टेस्टिस जो है वृखन क्या करता है, शुक्राणु उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है साहब, शुक्राणु उत्पन्न करता है। और एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि
कि लड़का का जो टेस्टिस है, वृखंड जो है, खाली शुक्राणु ही पैदा नहीं करता, लड़की का जो ओवरी है, अंडाशय है, खाली अंडा ही पैदा नहीं करता है, वो सेक्स सेल के अलावा, गैमेट्स के अलावा आपका हार्मोन्स का भी निर्माण करता है। टेस्टिस जो है, जो हार्मोन बनाता है, उसका नाम टेस्टोस्टेरोन है। टी से टेस्टिस, टी से टेस्टोस्टेरोन, या उसको एंड्रोजन भी कहते हैं। और ये क्या है कि हमारा जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को निर्धारित करता है। लड़का जब जवान होता है तो उसका जो छाती चौड़ा हो जाता है, आवाज़ भारी हो जाता है, कंठ फूटता है, ये मसल जो है काफ़ी डेवलप कर जाता है, हैं? ये सब जो है वो जो है काफ़ी सेंटीमेंट, आपको देखिएगा लड़का जब जवान होगा, 11वां साल 12वां क्लास में जब पाइएगा तो आपने जो है काफ़ी जोशीला हो जाएगा, गर्वीला हो जाएगा, बहुत सेंटिमेंटल हो जाएगा, अपोजिट सेक्स के प्रति आपकी आकर्षण बढ़ जाएगी। ये आपका गुण नहीं है, इस हार्मोन का कमाल है साहब। अब ऋतुस्राव क्या होता है? क्वेश्चन आया है बच्चों कि ऋतुस्राव क्या होता है। ऋतुस्राव को क्या कहते हैं? जिसको कहता है मेंस, कहता है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बोला कि ऋतुस्राव क्या होता है। तो आपको मैं पहले ही बता दिया कि एक मादा में, एक लेडीज में, एक फीमेल के बॉडी में 2 ओवरी होता है। ओवरी का काम, अंडाशय का काम क्या है? अंडा का निर्माण करना। एक ओवरी 1 महीना में 1 अंडा का निर्माण करता है। वो अंडा जो है आपके 10वें से लेकर 17वें दिन तक वो परिपक्व हो जाता है, और जो वो फैलोपियन ट्यूब में आता है साहब, वाहिनी में जो आता है वहाँ पे आता है साहब। और कहता है कि अंडाणु का निषेचन शुक्राणुओं के द्वारा होता है। जो एग्स हैं उसका फर्टिलाइजेशन कौन करेगा साहब? वो स्पर्म करेगा साहब। वो जो अंडाणु जो है फीमेल के बॉडी में जो है उसका जो परिपक्व काल है 10 से 17वां मीन्स केस 10 से 17वां दिन उसका परिपक्व काल है, बनता है। उसके बाद जो है वो आकर के वो जो है इंतजार करता है किसका? शुक्राणु का, कि शुक्राणु आएगा और निषेचित करेगा, उसको फर्टिलाइज करेगा। लेकिन जब स्पर्म से उसकी भेंट नहीं होती है तब क्या होता है कि गर्भाशय की मोटी तथा स्पंजी दीवार टूटकर, दिमाग में बैठा लो बच्चों, गर्भाशय की मोटी और स्पंजी दीवार टूटकर रक्त और म्यूकस में बदल जाती है। और वो म्यूकस में बदलने के बाद उसका स्राव जो है मादा योनि के रास्ते स्रावित हो जाता है, जिसको ऋतुस्राव कहते हैं। जो क्या कहते हैं बच्चों? ऋतुस्राव कहते हैं। इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और यहाँ पर, और यह स्राव हर माह में होता है, हर महीना में होता है। 28 दिन का ये चक्र चलता है बच्चों। और यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ, जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स स्तनधारी प्राणी, वहाँ 2 तरह का चीज़ है। एक को मेंस्ट्रुअल साइकिल है, एक को कहता है ऑस्ट्रस साइकिल। गाय, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, वहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, वहाँ ऑस्ट्रस साइकिल होता है। और हम जो है 3 याद कर, हम HAM, हम याद कर लीजिए, फॉर्मूला है HAM, हम। H का मतलब क्या हुआ बताइए? HAM, हम। आपका जो हो गया एप हो गया, मंकी हो गया, और ह्यूमन। HAM, ह्यूमन, एप और मंकी। इस 3 प्राणी में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ऋतुस्राव होता है, माहवारी होता है। बाकी जो हम लोग जो हैं ये कंटिन्यूअस ब्रीडर हैं, सालों भर बच्चा पैदा कर सकते हैं। लेकिन जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, वो सीजनल ब्रीडर होते हैं। साल के कुछ महीने में ही वो कहते हैं कि वो गर्म हो गई, हम लोग क्या कहते हैं देहाती भाषा में, गर्म हो गई साहब। उसको ऑस्ट्रस साइकिल कहते हैं। ये दिमाग में बैठा लीजिए। वो सीजनल ब्रीडर होते हैं, हम लोग कंटिन्यूस ब्रीडर होते हैं। ये दिमाग में कंसेप्ट क्लियर कर लो बच्चों। अब आगे क्या कहते हैं कि गर्भाधारण की विभिन्न विधियां, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी हैं? गर्भ निरोधन को अंग्रेजी में कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं, या इसको बर्थ कंट्रोल कहते हैं। हम बच्चा नहीं चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला फॉर्मूला है स्पर्म और ओवम को आपस में मिलने ही मत दीजिए। न मिलेगा न बच्चा पैदा होगा, न संतान की उत्पत्ति होगी। अब उसके 3 तरीका है बच्चों। देखिए क्या कहा गया, एक अवरोधक विधियां हैं
क्या है? अवरोधक विधियां, रासायनिक विधियां, लूप प्रॉपर्टी और सर्जिकल मेथड है बच्चों। अवरोधक विधियां क्या है कि इन विधियों में क्या है, शरीर के बाहर ऊपरी त्वचा पर प्रयोग किया था। जैसे कंडोम का नाम सुने होंगे, सबसे नामी कंडोम क्या है, उसको कहा था निरोध। क्वेश्चन पूछेगा कि कंडोम क्या है, वो लैटेक्स शीथ है, पतला जो है थिन लैटेक्स शीथ का बना होता है। ये क्वेश्चन आया है कि कंडोम किसका बना होता है, किस प्लास्टिक का नाम है, लैटेक्स शीथ का बना होता है। कंडोम का यूज लड़का और लड़की दोनों करती है। तो सबसे बाजार में जो कंडोम मिलता है उसका नाम है निरोध नाम है। और ये जो है आपको सेक्सुअली ट्रांसमिशन संचारित रोग से भी आपकी रक्षा करता है। ये आप बात दिमाग में बैठा लीजिए बच्चों। दूसरा क्या है अवरोधक विधिया में, एक आता है आपका, क्या कहते हैं उसको कहता है पीरियोडिक एब्सेंसी। ऋतुस्राव जो होता है वो 10 से 17वां दिन, 28 दिन के चक्र में 10 से 17वां दिन आप जो है अब फीमेल पार्टनर से सेक्स ना करिए। तो उस समय जब नहीं करिएगा तब आपका जो है बच्चा ठहरने की संभावना कम जाएगी, उसको कहेगा पीरियोडिक एब्सेंसी। और तीसरा कहता है विड्रॉल। विड्रॉल में क्या है कि जब आपको इजुकुलेशन होने लगे उस समय अपने पेनिस को फीमेल के बॉडी से बाहर निकाल लीजिए, सीमेन उसके बॉडी में जाएगा नहीं तो वो जो है बच्चा ठहरेगा नहीं। ये बर्थ कंट्रोल की एक विधि है। और तीसरा कहता है लैक्टेशनल एमिनोरिया। नॉर्मली जब माता जब बच्चे को जन्म देती है उस समय उनके शरीर से दुग्ध का निर्माण काफ़ी ज़्यादा होता है। अब बच्चों ये दिमाग में बैठा लो कि जब 6 महीने तक जब माता दूध को अपने बच्चे को पिलाती है, दूध का निर्माण होता है, उसमें ओवुलेशन नहीं होता है, ऋतुस्राव नहीं होता है, उस समय गर्भधारण की संभावनाएं काफ़ी कम जाती हैं बच्चों। तीसरा रासायनिक विधियां। रासायनिक विधियां में क्या है, केमिकल का प्रयोग होता है, हार्मोन का प्रयोग होता है। हार्मोन याद कर लो, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की गोली आती है और उस गोली में एक गोली माला डी और एक गोली है सहेली। सहेली के बारे में कहता है 1 से वीक पील सप्ताह में 1 बार लिया जाता है, नॉन स्टेरॉयडल होता है। और CDRA लखनऊ ने इसका निर्माण किया सहेली का। ये क्वेश्चन बराबर आता है, याद कर लीजिए। ये गर्भ निरोधक गोलियां में क्या होती है, हार्मोन्स होते हैं। कौन से हार्मोन होते हैं साहब, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। या तो अकेले रहेंगे या दोनों साथ में रहेंगे बच्चों। ये गोली, इसको ओरल पिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरल पिल कहते हैं, टैबलेट कहते हैं। गोलियां गर्भाधारण को रोक सकती है, ये शरीर के हार्मोन्स में बदलाव उत्पन्न कर देती है, कई बार इसके बुरे प्रभाव भी होती। दूसरा है लूप अथवा कॉपर्टी। लूप और कॉपर्टी में क्या कहते हैं आपको, इंट्रायूट्रीन डिवाइस में आपको बताए थे नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोनल रिलीजिंग। हार्मोनल रिलीजिंग में आपका नाम प्रोजेस्ट्रेस और LNG याद कर लीजिएगा। और मल्टी लोड जो है वो आपका कॉपर रिलीजिंग डिवाइस है, याद कर लीजिएगा। और दूसरा सर्जिकल मेथड में 2 शब्द बराबर आता है परीक्षा में, 10वीं की परीक्षा में, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। ये सर्जिकल ऑपरेशन है। वैसेक्टोमी रटना एकदम नहीं है। वैसेक्टोमी वास्ट डिफरेंस कहाँ पाया जाता है, लड़का में पाया जाता है। वास्ट डिफरेंस नमक नली को जब काट के अलग कर दिया जाए या उसको बांध दिया जाए तो इस शुक्राणु का जो है मूवमेंट बंद कर देगा, उसे कहता है वैसेक्टोमी। लड़कों में हो जाता है, ये सर्जिकल ऑपरेशन है। और एक है ट्यूबेक्टोमी, वो वर्ड बना फेलोपियन ट्यूब से। जब फेलोपियन ट्यूब को कटिंग कर दिया जाता है, स्टिच कर दिया जाता है, उसे कहता है ट्यूबेक्टोमी। ये फीमेल के केस में होता है, ये सर्जिकल ऑपरेशन है। एक लड़का में होता है फेलोपियन ट्यूब वाला हो गया ट्यूबेक्टोमी, और वास्ट डिफरेंस का हो गया वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी लड़का में और ट्यूबेक्टोमी लड़कियों में होता है बच्चों। कहता क्या है कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवन जन्म पद्धति में क्या अंतर है। एक कोशिकीय में अलैंगिक जन्म होता है और बहुकोशिकीय में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन स्पीड जो है ज़्यादा एक कोशिकीय जीव का होता है। ये बहुत तेजी से जन्म की क्रिया करते हैं, जबकि बहुकोशिकीय जीव जैसे पढ़ाए बम्बू का पेड़, बांस का पेड़ अपने जीवन के 50 से 100 साल में एक बार फूल देता है। नीलकुरंजी 12 साल में एक बार फूल देता है। और हम मनुष्य जो है साल में एक बार बच्चा पैदा कर सकते हैं, हर महीना बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं साहब। ये दिमाग में बैठा लीजिए। अब आगे देखिए। अब अगला क्वेश्चन है कि
गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? गर्भ निरोधक युक्तियां क्यों अपनाते हैं साहब? कोई भी चाहता हम दो हमारे दो, लाइन लगा देने से बहुत सारे ढेर सारे बच्चा पैदा कर देने से पैदा नहीं होता। बच्चा क्वांटिटी पैदा मत करो, क्वालिटी पैदा करो। एक ही बच्चा पैदा करो लेकिन उसको खाना पीना पढ़ाई लिखाई परवरिश बढ़िया दो, उसी को चमकाओ। बेटा बेटी में फर्क ना करो। इसी को कहता है कि जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा, और जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा तो क्या होगा? देख ही रहे हैं क्या होगा। महामारी हो जाएगी, देख रहे हैं महामारी हो जाएगी। शहर में क्या है, पहले लोग सीधे भागते थे, अब शहर में लोग ऊपर भाग रहे हैं। 10 तल्ला 20 तल्ला बिल्डिंग बन रहा है, नीचे से ऊपर वर्टिकल ग्रोथ हो रहा है। अब देख लीजिए, जनसंख्या विस्फोट को रोकना है तब आपको जो है हम दो हमारे दो का वो अप्लाई करिए साहब। अब अगला क्वेश्चन जो है, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको सब पढ़ा चुके हैं आपको ये सब क्वेश्चन। कुछ पौधों को कायिक प्रवर्धन का क्या लाभ है, आप लोग सब देख लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिएगा साहब कि ये प्रश्नों का उत्तर यौवना आरंभ क्या है, कि उस समय जब जो है सेक्स ऑर्गन जो है टेस्टिस और ओवरी जो है आपका स्पर्म सेल का एग सेल का फॉर्मेशन शुरू हो जाए, रिप्रोडक्टिव फेज आ जाए, उसको यौवन का आरंभ कहते हैं साहब। जब जन उत्तक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं, यौवन आरंभ करते हैं। लड़कियों में क्या होता है, दाढ़ी मुश्क आ जाएगा, आवाज़ में भारीपन हो जाएगा, काक जलन छिद्र बालों का आना, त्वचा तैलीय हो जाएगा, सेंटिमेंटल हो जाएगा साहब। लड़कियों में क्या होगा साहब, स्तन के आकार में वृद्धि हो जाएगी, आवाज़ में भारीपन हो जाएगा, और आपका जो है रजोधर्म जो होगा मेंस का चालू हो जाएगा। और ये जो यहाँ पर जो हड्डी जो है ये पेल्विक गर्डल ये बड़ा हो जाता है साहब। लड़कियों में यौवन का आरंभ 12 से 14 वर्ष में होता है, लड़कों में जो है 13 से 15 वर्ष में होता है साहब। नर हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन है, और लड़कियों में जो हार्मोन का नाम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है साहब। अब अगला कुछ क्वेश्चन आपको डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं कि पुष्पी पौधे में संलयन क्रिया 3 के दो तरह से होता है। एक बार एक सेल से मेल गैमेट जब एक सेल से मिलेगा उसको सिनगैमी जायगोट बनेगा, और दूसरा मेल गैमेट जब पोलर न्यूक्लियर सेंट्रल सेल से मिलेगा तो ट्रिपल एन का फॉर्मेशन होगा, एंडोस्पर्म का निर्माण करेगा। अब वो एंडोस्पर्म जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो को भोजन प्रोवाइड करेगा। और आवर्त चक्र सब आपको पढ़ा चुके हैं बच्चों। अब आपका कुछ इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स आता है। एड्स के बारे में फुल फॉर्म आएगा तो लिखिएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV क्या होगा, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। IUCD क्या होगा, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। OC क्या हो गया, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जिसको पिल्स भी कहते हैं साहब। और जन्म नियंत्रण की शल्य क्रिया विधि, शल्य क्रिया क्या, सर्जिकल मेथड के बारे में पूछ चुका है, जो आपको वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी बता चुके हैं। ट्यूबेक्टोमी क्या हो गया, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब कहाँ है साहब, लड़कियों में होता है, तो लड़कियों में जो होता है वो ट्यूबेक्टोमी होता है। और वास डिफरेंस नामक नली को जो शल्य क्रिया द्वारा काट कर अलग कर दिया जाता है तो उसको कहता है वासेक्टोमी, ये लड़कों में होता है साहब। और लैंगिक संचारित रोग की परिभाषित कीजिए, जो सेक्स के द्वारा जो बीमारियां फैलती है, संचारित रोग होता है, उसमें याद कर लीजिए साहब कि एड्स बहुत खतरनाक बीमारी है। एड्स का नाम सुन लीजिए। और एस से हर्पीज, हेपेटाइटिस बी, ये जो बीमारी है, और सिफिलिस, हर्पिस है, हेपेटाइटिस बी है, और ये सिफिलिस, ये ऐसी बीमारी है जो क्यूरेबल नहीं है बच्चों, दिमाग में रखिए। एड्स भी जो है इसको STD कहता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्वेश्चन अगर फुल फॉर्म आ गया लिखिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कुछ संक्रामक लैंगिक संसर्ग द्वारा एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक फैलते हैं। कुछ संक्रामक रोग ऐसे इन्फेक्शस डिजीज हैं संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक फैलते हैं। इसलिए आप जो है जब अनजान जगह में अनजान आदमी से सेक्स नहीं करना चाहिए, करते हैं तब कंडोम वगैरह का यूज करके करिएगा तो बीमारी नहीं फैलेगा। अगर एक बार बीमारी लग गया तो जय श्री राम हो जाएगा, कुछ दिन के बाद जय श्री राम आप हो जाएगा, धरती से आपका पत्ता कट जाएगा, साफ हो जाएगा। शुरू में अच्छा लगेगा, बाद में फिर आपको तकलीफ हो जाएगा। सब रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब आपका जो क्वेश्चन है बच्चों कि 3 उभयलिंगी जीवों का नाम लिखिए। उभयलिंगी समझते हैं ना, दोनों सेक्स एक ही बॉडी में, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं हिजड़ा कहते हैं। दोनों सेक्स एक ही बॉडी में है साहब। कौन कौन से जानवर हैं साहब, सितारा मछली स्टारफिश कहते हैं साहब, केचुआ किसान का दोस्त है, हर्माफ्रोडाइट है, कहाँ पाया जाता है, एनिलिडा
फाइलम किसका है? एनिलिडा का है, किसान का दोस्त। फीता कृमि पेट में रहने वाले टेपवर्म, फ्लैटवर्म का एग्जाम्पल है साहब। और जान लीजिए हम मनुष्य की जो उत्पत्ति हुई, हमारे पूर्वज इसी फ्लैटवर्म से उत्पत्ति हुई, प्लेनेरिया से, याद कर लीजिए। भ्रूण अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? पेट में, माँ के पेट में रहने वाला बच्चा भोजन कहाँ से लेता है? प्लेसेंटा से, अपरा से लेता है साहब, ये लिखा हुआ है। नर तथा मादा जलांगों के नाम लिखिए। नर का जो जलांग का नाम क्या है? ब्रिखन, इसको टेस्टिस कहते हैं। या शुक्राणु का उत्पन्न होता है और हार्मोन बनता है, हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन है। और मादा में क्या होता है? ओवरी होता है, अंडा बनता है, और तो हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण होता है। निषेचन मतलब क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ? जब मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं, उस मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहते हैं साहब। बाह्य निषेचन क्या है? बाह्य मतलब अंडाणु और शुक्राणु अगर बाहर पानी में मिलेगा, शरीर से बाहर मिलेगा, उसको बाह्य निषेचन कहते हैं। ये कहाँ है? मछली में और एम्फीबिया में। कहाँ है बाह्य निषेचन? दोनों का मिलन कहाँ हो रहा है? पानी में हो रहा है बाह्य निषेचन। और हम लोग में, रेप्टाइल में, सांप में, घड़ियाल में, पक्षी में, मनुष्यों में जो अंडाणु और शुक्राणु का जो मिलन होता है मादा शरीर के अंदर होता है, उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं बच्चों। रजो दर्शन, रजो वृत्ति में क्या हुआ साहब? रजो दर्शन का मतलब हुआ स्टार्ट, और जो वृत्ति का मतलब मेनोपॉज कहते हैं। इसमें जब आपका मेंस बंद हो गया, 50 साल की उम्र में की आयु में स्त्रियों में ऋतुस्राव घटना चक्र की समाप्ति हो गई, तो उसको कहा रजो वृत्ति। रजो दर्शन मेंस स्टार्ट कब होगा साहब? 12 से 14 साल की आयु की युवतियों में प्रारंभ होता है साहब। परागन किसे कहते हैं? पॉलिनेशन जो पढ़ा चुके हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पराग कोश से परागकण का बत्तिकाग्र तक स्टिग्मा तक ट्रांसफर को परागन कहते हैं। स्वपरागन और परागन होता है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन आता है, स्वपरागन क्या हुआ? एक फूल में ही एक पौधा एक फूल, बस यही कंसेप्ट याद करो, एक पौधा एक फूल। और पर परागन में क्या हुआ? फूल अलग अलग, डिफरेंट फ्लावर, एक पुष्प के पराग उसी जाति के दूसरे पौधों के पुष्प पर, डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम स्पीसीज। ये भी याद कर लीजिए, आम का है ना, ऐसा याद कर लीजिए। डिफरेंट फ्लावर रहेंगे, डिफरेंट प्लांट्स पर रहेंगे, तो वहां होगा क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागन होता है बच्चों। धन्यवाद बच्चों, आशा करता हूं कि आपका ये चैप्टर समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने हर बात को बहुत तोड़ करके समझा के पढ़ा दिया। बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा बच्चा जो है बिहार का, गया क्षेत्र का, मगध प्रमंडल का जो है बिहार में नाम रोशन करेगा। और आपको कोई दिक्कत होगा आप यूट्यूब पे जा करके पूरा वीडियो अपलोड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, पढ़िए। पढ़ना आपको काम है, मास्टर साहब आपको पढ़ा देगा, समझा देगा, लेकिन खाना पचाना आपका काम है। डाइजेशन मैं नहीं करूंगा, मैं आपको खाना बना के मुंह में डाल दे सकता हूं, इसके अलावा हम लोग का कोई काम नहीं बच्चों। थैंक यू, गुड बाय बच्चों।